अब बात करेंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र चुनाव में हमेशा से छत्रपति शिवाजी का सम्मान बड़ा मुद्दा रहा है। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद से जमकर सियासत हो रही है। सिंधुदुर्ग पीडब्ल्यूडी विभाग ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें मेसर्स आर्टिस्ट्री कंपनी के मालिक जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल का नाम शामिल है। महाविकास आघाड़ी को शिंदे सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। महाविकास आघाड़ी नेता शिंदे सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने मूर्ति की क्वालिटी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज की इस मूर्ति का पिछले साल दिसंबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया था। अब वाकई में ये तो बड़ी दुखद बात है। साल भर भी मूर्ति ठीक से नहीं चल पाई, गिर गई। आप देखिए, बस नीचे का जो है वो खाली एक लोहे का पिलर सा जब दिखाई दे रहा है, बाकी पूरी की पूरी मूर्ति नीचे आकर गिर गई। सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि क्यों क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया और आखिर इतनी कमजोर मूर्ति क्यों बनाई गई। भ्रष्टाचार हुआ है, सवाल उस बात को लेकर भी। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर में इसका अनावरण किया था, तो उस हिसाब से तो आप सोचिए कि दिसंबर से दिसंबर तक का भी समय ये मूर्ति नहीं निकाल पाई, और जाहिर है इसलिए सरकार के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं। क्या शिवाजी महाराज की मूर्ति लापरवाही के कारण गिरी है? इससे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सिंधुदुर्ग के पीडब्ल्यूडी विभाग ने 20 अगस्त को एरिया सिक्योरिटी कोस्टल अधिकारी को एक लेटर लिखा। लेटर में लिखा था कि समंदर के पानी से मूर्ति के नट बोल्ट पूरी तरह से खराब हो गए हैं। इसे लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोस्टल अधिकारी से उचित कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और 6 दिन के बाद 26 अगस्त को शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। सिंधुदुर्ग में ये पूरी घटना घटी है। आप ये जानते हैं कि जो भी कोस्टल एरिया होता है, जहां समुद्र का किनारा होता है, वहां की हवा में आर्द्रता होती है और उसकी हवा में जो नमक होता है उसकी वजह से लोहे का कोई भी सामान है वो जल्दी खराब होता है, उस पर जंग जल्दी लगता है, रस्ट जल्दी लगता है। और इसलिए आप एक लेटर जो ये देख रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी विभाग का लेटर है जो 20 अगस्त को लिखा गया था कि जो इसमें नट बोल्ट्स हैं इसमें जंग लग रहा है, ये खराब हो रहा है। महाराष्ट्र में शिवाजी के नाम की अहमियत क्या है, ये सब जानते हैं। शिंदे सरकार इस मामले में बैकफुट पर है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शिंदे ने कहा है कि यह मूर्ति नेवी ने बनाई थी और उनके पास विरोधियों का जवाब देने के लिए समय नहीं है। त्यामुळे मी काय त्या टीकेकडे काही लक्ष देत नाही, फक्त एवढंच सांगतो, झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे आणि ज्या पुतळ्याचं लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी केलं होतं, तो पुतळा त्या कार्यक्रमाला आम्ही होतो। छत्रपती शिवाजी महाराज ही आमची अस्मिता आहे आणि हा पुतळा जो आहे हा नेव्हीने उभारला होता, त्याचं कंप्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो वोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट सीएम शिंदे पर अटैक कर रहा है। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कहा, अगर शिंदे में थोड़ी सी शर्म बची है तो फिर इस्तीफा दे दें। 4 दिसंबर को हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी ये सारी खबरें बर्दाश्त नहीं हुई होगी। शर्म आनी चाहिए। ढोल बजाते हो ना, है हमने पुतला खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया देखा आपने? आपकी नींव इतनी मतलब कच्ची है कि पुतला भी नहीं वहां रुका। महाराष्ट्र को फिर दोबारा कहता हूं, लांछन लग रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने के लायक आप लोग नहीं हो। अगर कहीं थोड़ी बची होगी शर्म नाम की चीज तो छोड़कर घर जाओ, महाराष्ट्र बचने दो। आप जाओगे तो महाराष्ट्र बचेगा। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में शिवसेना उद्धव गुट आक्रामक हो गया है। सिर्फ जुबानी तीर ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि ग्राउंड पर भी एक्शन दिख रहा है। सिंधुदुर्ग से शिवसेना उद्धव गुट के विधायक वैभव नाइक पीडब्ल्यूडी दफ्तर पहुंचे और वहां पर जाकर जमकर तोड़फोड़ कर दी। एनसीपी शरद गुट भी शिंदे सरकार पर हमलावर है।
जयंत पाटिल ने महायुति को इव्हेंट सरकार बता दिया है। गंभीर आहे। महाराजांचा पुतळा बसवताना या सरकारने काळजी घेतली नाही। सरकार त्याला जबाबदार आहे। सरकारने केवळ आणि केवळ पंतप्रधानांच्या हस्ते हा पुतळा उभारायचा एवढा उद्देश ठेवून इव्हेंट केली, पण मूळ महाराजांच्या प्रती जी काळजी घेणं आवश्यक होतं, पुतळा उभारताना त्याच्या बळकटीची, त्याच्या सर्वच तिथल्या वाऱ्याची, तिथल्या सगळ्या परिस्थितीची, याचा दुर्लक्ष करण्याचं काम झालेलं आहे। मी नेहमी म्हणतो की हे सरकार इव्हेंट सरकार आहे। शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिरी है वो नौसेना ने बनाई थी, इसे लेकर अब नेवी का भी स्टेटमेंट आ गया है। नौसेना की तरफ से कहा गया है कि जांच के लिए टीम बनाई गई है जो मूर्ति गिरने की वजह से पता लगाएगी और जल्द ही मूर्ति को उसी जगह पर दोबारा स्थापित भी किया जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव में हमेशा से छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ऐसी घटना हुई है जिसके बाद महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। कल सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की एक 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरी। महाविकास अघाड़ी को शिंदे सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिला। महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार शिंदे सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ वर्ली में दही हांडी कार्यक्रम के आयोजन में बीजेपी की तरफ से लगाए गए पोस्टर में शिवाजी को अफजल खान का वध करते हुए दिखाया गया। मतलब चुनाव से पहले शिवाजी पर जमकर सियासी संग्राम चल रहा है। अब चलिए हरियाणा, जहां विधानसभा चुनाव की तारीख बदलेगी या नहीं, इस पर तस्वीर साफ हो सकती है। चुनाव आयोग की आज की बैठक में इस चुनाव आयोग में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की मांग पर विचार किया जाएगा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखकर चुनाव की तारीखों में बदलाव करने को कहा है। बडोली ने ये चिट्ठी भेजी है। हरियाणा की सियासत इस पर गर्मा गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है, लेकिन अखिल भारतीय विश्नोई महासभा और लोकदल के अभय सिंह चौटाला ने भी चुनाव आयोग को एक लेटर लिखकर ऐसी ही मांग की है। चुनाव की तारीख बदलने को कहा गया है। इसी के बाद आज चुनाव आयोग की बैठक होने जा रही है, इसमें चर्चा की जाएगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने अपनी चिट्ठी में क्या कहा है, आइए वो आपको बता देती हूँ। इस खत में उनका कहना यह है कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और इसके आसपास बहुत सारी छुट्टियां हैं। अब हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बडोली का इसलिए चुनाव आयोग को ये खत है कि जो छुट्टियां हैं, चूंकि वो बहुत लंबी छुट्टियां हैं, इसका असर वोटिंग परसेंटेज पर पड़ सकता है, इसलिए चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाए। बडोली का कहना यह है कि हरियाणा में वोटिंग से पहले 28 सितंबर को शनिवार, 29 सितंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी। 1 अक्टूबर को वोटिंग होने के कारण सभी सरकारी और निजी संस्थान बंद रहेंगे। 2 अक्टूबर को चूंकि गांधी जयंती है तो उस दिन भी पब्लिक हॉलिडे होता है, राष्ट्रीय अवकाश है। तो अगले ही दिन 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती के चलते एक और छुट्टी है, यानी कि एक लंबा वीकेंड की तरीके से आप देख लीजिए, पूरा वीक ही छुट्टी भरा है। इस बीच में केवल 30 सितंबर को एक वर्किंग डे है। लोग 1 दिन का अवकाश लेकर 5 दिन के अवकाश पर बाहर जा सकते हैं और ऐसे में मतदान प्रभावित हो सकता है, इसलिए यह रिक्वेस्ट चुनाव आयोग से की गई है। इस बीच हरियाणा चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में चुनाव से पहले नया गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक INLD और BSP के बीच अलायंस हुआ है। अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी JJP और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में आज दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस दौरान दोनों गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। दुष्यंत चौटाला 4.5 साल तक बीजेपी के साथ थे। JJP के 10 विधायकों की मदद से हरियाणा सरकार स्थिर रही। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने JJP से गठबंधन तोड़ लिया। अब दुष्यंत चौटाला का कहना यह है कि वो फिर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि बीजेपी ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन दुष्यंत चौटाला के आरोपों पर बैकफुट पर आने के बजाय पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करारा जवाब दिया। खट्टर ने कहा कि दुष्यंत चौटाला को साथ आने का न्योता कौन दे रहा है।
लेकिन संत चौटाला कह रहे हैं मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, अगर मेरी संख्या हुई तो मैं इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता हूं। किसने बुलाया उनको? सर क्या तीसरी बार बीजेपी आएगी? तीसरी बार निश्चित रूप से आएगी और ये हरियाणा का एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता है यहाँ के श्री नायब सिंह सैनी, उनके नेतृत्व में चुनाव करा करके और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अब सुनिए दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को लेकर आखिर कहा क्या था जिस पर बीजेपी ने इस तरह से रिएक्ट किया है। But I can on record assure you I will not go with BJP again. Will you go with the India Alliance? Let's see if we have the numbers, and yes, if our party is taken as a priority one, why not? और मेरे से ज्यादा 4.5 साल उनका किसी ने साथ नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि रेसलर्स इशू आया, फार्मर्स इशू आया, मैंने मेरा स्टैंड कभी एनडीए से अलग किया। मगर अगर एनडीए में सम्मान नहीं मिला तो आने वाले समय में कौन एश्योरेंस देगा। इधर बड़ी खबर फिर से कोलकाता से, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। नबन्ना मार्च से पहले ममता बनर्जी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ममता बनर्जी के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी के आवास के बाहर, सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नबन्ना मार्च को देखते हुए ही ये कदम उठाया गया है, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आपको जानकारी दे दें, आज छात्र संगठन का नबन्ना चलो मार्च है। अब से थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर ये मार्च शुरू भी हो जाएगा और सचिवालय के आसपास के इलाकों में तो बैरिकेडिंग है, लेकिन साथ ही साथ सिक्योरिटी को देखते हुए ममता बनर्जी के आवास के बाहर भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के रेप और मर्डर केस में अभी तक प्रदर्शनों की ना आग शांत हो रही है, ना लोगों का आक्रोश शांत हो रहा है। और ख़ास तौर पर वो छात्र जो अपनी एक साथी महिला डॉक्टर की दुखद मृत्यु के बाद, इस हत्या के बाद नाराज़ हैं, वो नाराज़गी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीआई इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले चुकी है। इस मामले पर सघन छानबीन भी जा रही है। आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, नार्को एनालिसिस हो रहा है, लेकिन अभी भी जो छात्र संगठन है उनकी नाराजगी कम नहीं हो रही है। छात्र आज नबन्ना चलो मार्च करने जा रहे हैं। आइए फिर से बात, क्योंकि हरियाणा चुनाव की हो रही थी और हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मित्तल ने कल हरियाणा के कैथल में रणदीप सुरजेवाला की रैली के दौरान कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर मित्तल ने राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला के समर्थन में गानों की लॉन्चिंग भी कर दी। आपको याद दिला दें, रॉकी मित्तल ने राहुल गांधी के खिलाफ एक गाना गाया था। वो पिछले 14 साल से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिला दी और लगे हाथ रॉकी मित्तल ने भी राहुल गांधी के समर्थन में, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में गाने गा दिए। बात झारखंड पॉलिटिक्स की भी होगी, जहां चंपाई सोरेन ने चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की टेंशन बढ़ा दी है। चंपाई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर फुल स्टॉप लग गया है। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। कल दिल्ली में देर रात चंपाई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। हिमंता ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए चंपाई के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी। आपको बता दें कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन रांची में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तीस अगस्त को रांची में बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं चंपाई सोरेन। जब कल ही पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आपकी किससे मुलाकात होने वाली है, आगे की आपकी रणनीति क्या होने जा रही है, क्या आप एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं या फिर नई दोस्ती होने जा रही है, तो चंपाई सोरेन ने तभी ये इशारा भी कर दिया था कि नई दोस्ती कभी कभी जरूरी हो जाती है और नई दोस्ती ही आगे भविष्य भी तय करती है। और अब आप देखिए चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जो पिछले कई दिनों से चल रही थी, अब उस पर मुहर भी लग गई है। 16 अगस्त को चंपाई सोरेन के साथ जेएमएम के 7 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं होने लगी थी। चंपाई सोरेन से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया था तो तब उन्होंने इसे अफवाह बताया था, ये लेकिन बात पुरानी हो गई।
16 अगस्त की ये बात है जब बीजेपी में जाने की अटकलें शुरू हुई थी। 18 अगस्त को चंपई सोरेन का दिल्ली आना हुआ। 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट भी किया और 20 अगस्त को चंपई सोरेन ने एक लेटर जारी किया। 26 अगस्त यानी कल की तारीख है जब खुद हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं और उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें चंपई सोरेन थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, वो एक तस्वीर उन्होंने जारी की। ये मुलाकात की तस्वीर थी। और अब 30 तारीख जब रांची में बीजेपी की सदस्यता लेते हुए चंपई सोरेन दिखाई देंगे। जेएमएम के बड़े मजबूत सिपह सलार रहे हैं और जब हेमंत सोरेन का जेल जाना हुआ तो ऐसे में चंपई सोरेन ने ही पार्टी की कमान संभाली, मुख्यमंत्री पद पर बने। लेकिन जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, सीएम रहते हुए कार्यक्रम से उनका नाम हटा दिया गया, विधायक दल की मीटिंग में इस्तीफा मांग लिया गया, तो पार्टी के अंदर उन्हें अपमान महसूस हुआ, उनका मन खट्टा हो गया, मोह भंग हो गया और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सबके मन में कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का निराकरण भी आपको यही इंडिया टीवी पर ही मिलेगा। जब चंपई सोरेन के जाने से जेएमएम को क्या नुकसान होगा, बीजेपी को क्या फायदा होगा, ये उनके पॉलिटिकल सफर से आपको समझना होगा। चंपई सोरेन झारखंड की सरायकेला सीट से विधायक हैं और 2005 से लेकर लगातार सरायकेला सीट से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। चंपई सोरेन 2010 से 2013 तक एनडीए सरकार में मंत्री की भी भूमिका निभा चुके हैं। बिहार झारखंड के बंटवारे में चंपई सोरेन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्हें झारखंड के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो चंपई सोरेन कितने महत्वपूर्ण हैं ये आपने यहाँ समझ लिया है। अब खबर बीएसपी से जुड़ी हुई। अब से थोड़ी देर के बाद बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मायावती फिर से बीएसपी के अध्यक्ष चुनी जा सकती हैं। 18 सितंबर 2003 से मायावती ही बीएसपी के अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ऐसी चर्चा ये थी कि मायावती हो सकता है सक्रिय राजनीति से संन्यास ले ले, लेकिन मायावती ने चूंकि कल ही ट्वीट करके ये बता दिया है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रही है। अगर बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करें तो इस बैठक में यूपी के 10 सीट पर उपचुनाव के साथ ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की भी तैयारियों पर चर्चा होगी।